हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि बकवास करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और अभी आप लोगों का एग्जाम जल्दी है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का अर्थ होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, आप सबको पता होगा। आप लोग बताइए राज्य व्यवस्था क्या होता है। देखिए, राज व्यवस्था नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राज और व्यवस्था यानी कि राज्य यानी किसी भी देश या प्रांत। ठीक है, कैसे भी आप समझ सकते हैं, किसी भी देश को चलाने का कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। यदि आसान भाषा में कहे तो राज्य व्यवस्था एक ऐसा ढांचा होता है जिससे यह तय होता है कि किसी देश का जो कानून है वह कौन बनाएगा, कौन लागू करेगा, लोगों के क्या अधिकार होंगे। बेसिकली राज्य व्यवस्था में ये सारी बातें निहित होती हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि संविधान से जुड़ी हुई मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, वह राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। याद रखिएगा, इसमें बेसिकली राज्य को चलाने के लिए कुछ अनुप्रयोगात्मक व्यवस्था होती है, उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब राज्य से आप क्या समझते हैं, तो सामान्य भाषा में अगर हम देखें तो राज्य का मतलब होता है राज्य या फिर प्रांत, कोई क्षेत्र। ठीक है, लेकिन पॉलिटी में राज्य का मतलब होता है देश या नेशन। राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो पॉलिटी में राज्य के जो है वो 4 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। पहला है भूभाग यानी जियोग्राफिकल एरिया, फिर है जनसंख्या पॉपुलेशन, सरकार यानी गवर्नमेंट, और संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी। देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपने देश के अंतर्गत कहीं ना कहीं उसके जो आंतरिक निर्णय है उसे लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि स्वायत्त रूप से उस देश पर आंतरिक निर्णय लेने का अधिकार जो किसका है, वहां के गवर्नमेंट का है, वह क्या हो जाएगी, संप्रभु देश हो जाएगी। आगे देखिए, राज्य के क्या क्या कार्य होते हैं, तो राज्य का कार्य होता है शासन और प्रशासन करना। अब आप लोगों को लगेगा कि शासन और प्रशासन तो एक जैसे ही है, सुनने में भी एक जैसा लग रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है। क्वेश्चन कीजिए खुद से, तो आपको पता लगेगा कि दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। शासन शासन जो है वो मंत्री करते हैं, और जो प्रशासन है वो लोक सेवक करते हैं। मंत्री कैसे करते हैं, मंत्री नीति बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। लोक सेवक कैसे करते हैं, लोक सेवक क्या करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं। उस प्रशासन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, कानून को इंप्लीमेंट करते हैं। यह किसका कार्य होता है, नौकरशाही का कार्य होता है। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। शासन के जो अंग हैं वो 3 तरह से होते हैं। पहला हो जाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, जो विधायिका होगी वह किसके अंतर्गत आएगी, बताइए, शासन के अंतर्गत आएगी। यानी कि विधायिका का जो काम है वो कानून बनाना है, लेकिन प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका आएगी और न्यायपालिका आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, कानून को इंप्लीमेंट करवाने का कार्य करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका। तो प्रशासन के रूप में कार्यपालिका और न्यायपालिका आ जाएंगे, विधायिका जो है वो शासन के रूप में आ जाएगी, जिसका कार्य होता है कानून का निर्माण करना। आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी अपना जो नोट्स है इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका में आ जाएगा एमपी, एमएलए, चुनाव मंत्री, जो कि क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए कानून बनाते हैं, फिर उसके पश्चात क्या हो जाते हैं, वो लोग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है नीति लागू करने का आदेश जारी करना, यानी कि यह केवल नीति लागू करने का आदेश जारी करने का कार्य करते हैं, और बाकी आदेश जो है वो पूरा करवाने का जो कार्य होता है वो कौन करते हैं, नौकरशाही लोग करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका कौन होते हैं, लोक सेवक या फिर नौकरशाह होते हैं। याद रखिएगा, कौन होते हैं, लोक सेवक या फिर नौकरशाह। ये लोग नीति को लागू करवाते हैं। आदेश कौन जारी करता है, राजनैतिक कार्यपालिका, जैसे कि एमपी हो गए, एमएलए हो गए, मंत्रीगण हो गए, ये लोग आदेश जारी करते हैं, और नीति लागू करवाने का जो कार्य है वह करते हैं लोक सेवक। अब आइए देखते हैं विधायिका क्या होती है। तो याद रखिएगा, विधायिका जो है, मान लीजिए किसी भी देश या राज्य को चलाना है, तो वहां पे कानून की आवश्यकता होती है। क्या होती है, कानून की आवश्यकता होती है, ताकि लोग जो है वो नियमों के अनुसार रहे और वहां पर कोई भी अराजकता ना हो। जो संस्था या समूह कानून बनाने का काम में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, विधायिका कहते हैं। ये तो आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है कि भारत में जो विधायिका होते हैं वो 2 स्तर पर होता है।
देखिए, एक सदनीय और द्विसदनीय। भारत में कौन सा है बताइए? भारत में दो सदनीय है, ठीक है। लेकिन जनरली बहुत से देशों में एक सदनीय भी होता है। हम देखेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, देखिए, जो एक सदनीय विधायिका होती है वह ऐसी विधायिका होती है जिसमें केवल क्या होता है? एक ही सदन होता है, एक ही हाउस होता है, और सारा निर्णय जो है वह क्या करती है? वही एक हाउस लेती है, जिसकी वजह से इस प्रक्रिया में क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में तीव्र गति से निर्णय लिया जाता है। जबकि द्विसदनीय प्रक्रिया में दो हाउस होते हैं। भारत में द्विसदनीय है, यानी कि लोकसभा है और राज्यसभा, ये द्विसदनीय प्रक्रिया है। किसी भी निर्णय को लोकसभा अकेले नहीं लेता, बल्कि वह उसे कहीं ना कहीं राज्यसभा को जो है वो निर्णय लेने के लिए पारित जरूर करवाता है। जैसे देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो यूएसए में है, ठीक है, इंडिया में है। फिर उसके बाद देखिए, एक सदनीय का आप लोग देखेंगे तो ये चाइना में है, ठीक है। चाइना के विधायिका का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। याद रखिएगा, क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर चाइना के अतिरिक्त बात करें तो नेपाल में भी यही है, और बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, यहाँ पर क्या है? एक सदनीय विधायिका है। देखिए, यहाँ काफी अच्छी तरह से शो किया गया है। जैसे एक सदनीय हो गया तो एक सदनीय में मान लीजिए केवल विधानसभा होगी। द्विसदनीय में कैसे हो सकता है? विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों होगी। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, विधानसभा अगर बोला जाए तो आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में केवल विधानसभा है, गुजरात में केवल विधानसभा है, एमपी में विधानसभा है। यहाँ पर सभी कानून विधानसभा में ही बनाए जाते हैं। और अगर द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें, यानी कि वह राज्य जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, एक हो जाएगा यूपी, फिर हो जाएगा बिहार, उसके पश्चात है महाराष्ट्र, फिर उसके पश्चात है कर्नाटक, और उसके पश्चात तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पहले था, फिर उसके पश्चात उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया था। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ देश लिखा हुआ है, लोअर हाउस यानी निम्न सदन, अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। आइए देख लेते हैं, और इसका कॉमन नेम क्या है। जैसे देखिए, इंडिया में आप लोगों को पता होगा, निम्न सदन जो है वो लोकसभा है, उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, और कॉमन नेम के अनुसार हम उसको बोलते हैं संसद। इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में जो निम्न सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, और उच्च सदन को कहते हैं, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, याद रखिएगा, लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, याद रखिएगा। इसे भी बेसिकली कॉमन नेम में संसद कहते हैं। यूएसए में देखिए, निम्न सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंट, और अपर सदन में हो जाएगा सीनेट, और बेसिकली इसका जो कॉमन नेम है वो है कांग्रेस, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग यहाँ पे ढूंढ के रखेंगे कि रशिया का निम्न सदन और उच्च सदन क्या है, फ्रांस का निम्न सदन उच्च सदन क्या है, जर्मनी का, चाइना और जापान का, ठीक है। देखिए, न्यायपालिका नाम से स्पष्ट है, ये क्या करने का कार्य करती है? न्याय देने का कार्य करती है। याद रखिएगा, किसी भी देश की वह संस्था होती है जो यह सुनिश्चित करेगी कि कानून का सही तरीके से पालन लोगों के द्वारा हो रहा है या नहीं, लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं, सरकार भी कानून के दायरे में काम कर रही है या फिर नहीं। ये सारा देखने का जो कार्य है वह न्यायपालिका का है, ज्यूडिशरी का है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, एक बात देखिए तो बेसिकली जो न्यायपालिका है वह कहीं ना कहीं 3 स्तर पर है। न्यायपालिका जो है, एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पश्चात हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पश्चात जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, इसको डीसी लिख देते हैं। तो बेसिकली यह 3 स्तरों पर जो है न्यायपालिका वह कार्य करती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? न्याय देना, संविधान की रक्षा करना, मान लीजिए कोई विवाद हो गया उसका निपटारा करना, सरकार पर नियंत्रण बना के रखना, इत्यादि इसका कार्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए कि सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो कोई भी नागरिक क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर उस कानून को असंवैधानिक घोषित करवा सकता है, ठीक है। अब देखिए, न्यायपालिका जो है वो एक तरह से एकीकृत न्यायपालिका भी होती है और संघीय न्यायपालिका भी होती है।
जिसे आप कह सकते हैं एक जो होती है वो एकल न्यायपालिका होती है, एक दोहरी न्यायपालिका होती है। दोनों में मूलभूत अंतर समझ लेते हैं। जो एकीकृत न्यायपालिका है वो भारत में है, यानी कि एकीकृत न्यायपालिका वह न्यायपालिका होती है जिसमें सभी अदालतें जो होती है कहीं ना कहीं एक ही सिस्टम का जो है, एक ही अदालत का भाग होती है, या फिर बोल सकते हैं कि उसी अदालत के अंतर्गत जो है उसके नीचे ही कार्य होता है। जैसे कि भारत में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे फिर क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, तब जाके आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन ये सारे जो निर्णय हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे एक स्थिति पर पहुंचते हैं, ठीक है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह राष्ट्र एवं अपने राज्य का कोई भी जो है वो मामला देखती है। इसकी विशेषता में आती है कि जैसे मान लीजिए एकीकृत न्यायपालिका की अगर विशेषता की बात की जाए तो याद रखिएगा कि सारे अदालतों की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वह एक ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के ढांचे के अंतर्गत आएगी। नीचे से ऊपर तक के फैसलों की जो अपील है वो कहीं ना कहीं एक सीधी प्रक्रिया होती है। जैसे पहले मान लीजिए डीसी में, फिर एचसी और फिर उसके बाद एससी में। सभी अदालतें जो है वो एक ही प्रकार के कानून पर काम करती है जिसमें कि सिविल और फौजीदारी मामले आते हैं, ठीक है। केंद्र और राज्यों के लिए कोई अलग अलग अदालतें नहीं होती। जबकि जैसे देखिए यहाँ पर जो लिखा है दोहरी या फिर संघीय न्यायालय, जो कि कहाँ पे है, यूएसए में। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी यहाँ राज्य हैं सबके लिए अपना अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। जैसे कैलिफोर्निया में भी सुप्रीम कोर्ट है, न्यूयॉर्क में भी सुप्रीम कोर्ट है। संघीय न्यायालय में क्या हो सकता है कि एक ही विषय पर दो अदालतों में मामला चल सकता है। एक ही विषय पर राज्य और संघ दोनों से जुड़ा हुआ मामला जो है, मान लीजिए राज्य में भी चल रहा है, संघ में भी चल रहा है, परंतु जो है एकीकृत न्यायालय उसमें ऐसा नहीं होता है। कोई मामला जैसे कि मान लीजिए एचसी के पास चल रहा है, तो अगर वो ऊपर वहां जैसे कि मान लीजिए एससी में गया है तो वो एचसी में अभी बंद है। एक ही मामला दो जगह पे एक साथ नहीं चल सकता, इंडिया में ऐसा है, ठीक है। उसे बोलते एकीकृत न्यायपालिका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी तो हम लोग डिटेल में जुडिशरी पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका में लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है हमारा स्थानीय न्यायालय, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है जो राज्य स्तर पर कार्य करता है, सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है। संघीय न्यायालय में क्या होता है कि इसमें तो बेसिकली सारे राज्यों में सुप्रीम कोर्ट होता है। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ केंद्र से जुड़ी कार्यवाही होती है। किसमें? यूएसए में। राज्य व केंद्र का मामला सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय बनाया जाता है। देखिए शासन का जो स्वरूप है या फिर शासन प्रणाली के प्रकार कितने हैं। देखिए पहला तो धर्म ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा राजतंत्र, तीसरा हो जाएगा सैन्य तंत्र। सैन्य तंत्र जो कि तानाशाह जैसा, बेसिकली आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया वाला सुना होगा इंसिडेंट, ठीक है, तो वह बेसिकली तानाशाह है। फिर उसके पश्चात देखिए जनता यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जैसा कि कहा है इंडिया में है, ठीक है। यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा शासन जो होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा जो है वो लोकतंत्र है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमो का मतलब होता है लोक, क्रेसी का मतलब होता है तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है एक व्यवस्था, जिसे आप कह सकते हैं सिस्टम, ठीक है। आगे देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसके केंद्र पर कौन होता है? जनता होती है। यानी जनता के द्वारा चुना गया जो शासन होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में ऐसे नीति या कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि क्या हो? जनता प्रभावित हो। देखिए लिखा है लोकतंत्र में जनता मिलजुल कर निर्णय लेती है। स्वतंत्रता, समानता एवं निर्णय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। फिर देखिए लोकतंत्र जो है वो शासन व्यवस्था, लोकतंत्र शासन व्यवस्था एक क्या है? विचारधारा है। याद रखिएगा लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या है? कहीं ना कहीं एक विचारधारा है। विचार का सफल होना ही व्यवस्था कहलाता है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहभागिता, सहिष्णुता आते हैं। याद रखिएगा वैसा शासन जो कि आपको स्वतंत्रता दे सके, समानता दे सके, न्याय दे सके, सहभागिता और सहिष्णुता प्रदान कर सके, ऐसा शासन लोकतंत्र का शासन कहलाता है। देखिए इक्वलिटी जस्टिस जो है वो बेसिकली 3 टाइप का है यहाँ पर। पॉलिटी जस्टिस, फिर है इकोनॉमी जस्टिस और सोसाइटी जस्टिस। तो देखिए पॉलिटी जस्टिस में बेसिकली जो है वो कुलीन और सर्वहारा वर्गों को समानता देने की बात कही जाती है। इकोनॉमी जस्टिस में जो संसाधन है वो गरीब और अमीर दोनों लोगों में क्या है? बराबर बांटने की जो है वो बात होती है। सोसाइटी जस्टिस में जो मान सम्मान है वो उच्च और निम्न वर्ग के लोगों को बराबरी से देने की बात होती है। याद रखिएगा पॉलिटी जस्टिस में सत्ता को कुलीन और सर्वहारा लोगों के बीच बांटना है बराबर से, और संसाधन
गरीब अमीर में बांटना है इकोनॉमी जस्टिस में। सोसाइटी जस्टिस में जो सम्मान है, रेस्पेक्ट है, वह किस में बांटना है? उच्च और निम्न वर्ग के लोगों में। आगे देखिए लोकतंत्र का गुण क्या है? सामाजिकता और विचार लिया गया है इसकी संस्कृति से, जो कि बेसिकली संस्कृति के अनुसार चलाया जाने वाला एक कहीं ना कहीं शासन के रूप में है। संस्कृति क्या होती है? तो देखिए संस्कृति दो तरह से, एक होती है सामी और दूसरा होती है समासिक, जिसे कहते हैं कंपोजिट और सेमेटिक। एक होता है कट्टर, दूसरा होता है उदार। याद रखिएगा, सामी मतलब कट्टर, कट्टर यानी असहिष्णु। असहिष्णु का मतलब होता है कि मेरे जैसे बन जाओ, नहीं तो मिटा दिए जाओगे, इसको बोलते हैं असहिष्णु। सहिष्णु मतलब होता है जैसे हो वैसे रहो, बदलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यानी कि यह जो है सहिष्णु मतलब वो वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता है, यानी सारा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह है, उसमें बिल्कुल भी डोमिनेंस नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो लोग लिबरल होते हैं। इसे बोलते हैं सामासिक संस्कृति। देखिए धर्म के आधार पर यदि देखें तो जो सामी संस्कृति होती है, जिसे सेमेटिक कहते हैं, वो इस्लाम और ईसाई में ये गुणधर्म दिखाई देते हैं, सामासिक में सनातन धर्म में दिखाई देते हैं। लोकतंत्र के दोष क्या है? सबसे पहले तो यहाँ भीड़ तंत्र बहुत ज्यादा है, धन तंत्र है, बल तंत्र है और परिवार तंत्र भी देखने को मिलता है। अब देखिए लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, फिर संसदीय अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक जो है वो आप लोगों को यूएसए में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है संघात्मक और एकात्मक, जिसे फेडरल और यूनिटी कहते हैं। आगे देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो सैद्धांतिक है, ठीक है, यानी सिद्धांत के रूप में है, जो कि अव्यवहारिक है कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक है। याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता स्वयं शासन करती है, कानून बनाती है, सवाल पूछती है, बजट पास करने में भी इसमें ध्यान दिया जाता है। फिर है जब क्षेत्र एवं जनसंख्या कम हो, जहां प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए ग्राम सभा, स्विट्जरलैंड के केंटन। यानी कि देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे होता है? जहाँ की प्रतिनिधि नहीं होते हैं, यानी कि जब क्षेत्र एवं जनसंख्या क्या हो? कम हो। जैसे कि आप लोगों को पता है स्विट्जरलैंड की जो कहीं ना कहीं जनसंख्या है वो क्या है? कम है। तो कम जनसंख्या होगा तो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है, जिसमें कि एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, पार्षद होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं इत्यादि। याद रखिएगा यह व्यवहारिक होता है और ये वहां पर लागू होता है जहां पर कहीं ना कहीं जनसंख्या ज्यादा होती है, क्षेत्र का आकार बड़ा होता है, वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। जैसे कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे देखिए भारत ने संघात्मक व्यवस्था जो है वो यूएसए से लिया है, भारत ने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया है। अब आगे देखिए संसदीय और अध्यक्षात्मक। देखिए सबसे पहले जहां विधायिका से ही कार्यपालिका चुनी जाती है उसे क्या कहते हैं? संसदीय प्रणाली। अध्यक्षात्मक हो जाएगा जहां न चुनी जाती हो उसे क्या बोलते हैं? अध्यक्षात्मक। फिर उसके बाद देखिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय वाले में क्या होती है? जो एग्जीक्यूटिव होती है वो किस पर आधारित होती है? किसके लिए उत्तरदायी होती है? विधायिका के लिए, लेजिस्लेचर के लिए। याद रखिएगा अध्यक्षात्मक में ये सब नहीं होता है, जवाबदेही उसमें नहीं होती है, याद रखिएगा इस चीज को। और आप लोगों को पता होगा कि अध्यक्षात्मक में कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का शासन होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, जैसे कि यूएसए में। देखिए दो प्रमुख होता है, एक होता है नाम मात्र का शासक, एक होता है वास्तविक। भारत में वास्तविक पीएम है और नाम मात्र में भारत में प्रेसिडेंट, इंडिया में, और इंग्लैंड में क्वीन, ठीक है। याद रखिएगा कि अध्यक्षात्मक में प्रेसिडेंट का रूल होता है, मैंने ये पहले भी बताया है। देखिए अध्यक्षात्मक बेसिकली क्या होता है? स्थिर होता है, और हानि क्या हो जाएगा इसका कि यहाँ पर तानाशाही हो सकती है क्योंकि स्थिर है। लाभ है इसका कि इसका जो लाभ है वो इसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो हानि है कहीं ना कहीं इसमें अस्थिरता देखने को मिलती है। और जो कहीं ना कहीं लाभ बोल सकते हैं आप कि इसमें अल्टरनेट शासन होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी कोई और है, फिर 5 साल बाद कोई और, फिर कोई और, इस तरीके से। और कहीं ना कहीं बहुत से लोग मिलकर जो है वो आपस में शासन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टेट लेवल पे अलग है, फिर देश के लेवल पर अलग है, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा पारदर्शिता रहता है। देखिए आप देखिए संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था,
ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आज का जो इंट्रो क्लास था वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।